नमस्कार साथियों। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, नासिर हुसैन जी और हम सब आपके बीच में सबसे पहले तो हमारे जो पत्रकार साथी आंदोलन करने को मजबूर हैं फांसीवादी सरकार के खिलाफ। इस देश में किसान की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, नौजवान की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, संसद की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, सांसदों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा और अब पत्रकारों को पत्रकार दीर्घा के अंदर बैठकर फांसीवादी सरकार की फांसीवादी नीतियां दिखाने का अधिकार भी छीना जा रहा है। 75 साल के देश के इतिहास में पहली बार हमारे पत्रकार और छायाकार मित्रों को आंदोलन करना पड़ा। ये किसी भी सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम कड़े शब्दों में फांसीवादी मोदी सरकार के इस व्यवहार की भर्त्सना करते हैं और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज भी जाग जाए सरकार। आज खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी देश के गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की एक महत्वपूर्ण बात लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बगैर विलंब के खड़गे साहब को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको रखेंगे। मीडिया के मेरे दोस्तों और हमारे पार्टी के सभी नेतागण, मैं सिर्फ आपके सामने मनरेगा के विषय में चंद बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि मनरेगा ऐसी एक योजना है जिसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राइट टू वर्क का उसको एक स्टेटस देकर हर गरीब का, जो अनएम्प्लॉयड है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसके एक दिन की उसको खाना मिले, उसका पेट भरे, इसीलिए उन्होंने मनरेगा को जारी किया और वो एक कानून के रूप में इस देश में आया। जब वो कानून आया तब सभी लोग, सभी राज्यों में उसका बहुत ही इस्तेमाल भी किया, ठीक ढंग से उपयोग किया। बहुत से तालाबे बने, रास्ते बने, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सारी चीज़ें भी हो गई। और उसके साथ ही साथ गरीबों के पेट भरने के लिए उनको, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए उनको मजदूरी भी मिली। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार आने के बाद नरेगा बजट में दिन पर दिन कटौती कर रही है। इस उद्देश्य कर रही है कि गरीब अपने पैरों पे खड़ा न हो और गरीब स्वाभिमान से न जिए। ये उनका मुद्दा है, क्योंकि जो बजट उन्होंने 1,10,000 के रूप में 2021 में रखा था, तो अब वो सिर्फ 73,000 रुपये बजट है, करोड़ सर, 73,000 करोड़ का बजट है। यानी इसमें नियरली 38,000 करोड़ कम किया गया है। और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट गरीब। और कोविड के वक्त, पेंडेमिक के वक्त, जब लोग काम के लिए हर जगह से अपने घर वापस आ रहे हैं, अपने गांव को वापस जा रहे हैं, वहाँ तो काम ढूंढी गई और उनको काम नहीं मिल रहा है, इधर पैसे भी कम हो गए। जब यही सवाल नरेगा का मैंने जब लोअर हाउस में लीडर ऑफ द अपोजिशन था तो उस वक्त मैं उठाया था, तब यही मोदी साहब मुझे कहे, खड़गे साहब, इस नरेगा योजना को, स्कीम को हम बंद नहीं करेंगे,
ये तो उन्होंने उनके शब्दों में मैं कहूँगा, मेरी राजनीतिक सहजवर्ती मुझे बताती है कि मनरेगा को समाप्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने विपक्षी बेंचों का मजाक उड़ाते कहा, क्योंकि ये एक आपकी असफलताओं का जीवित स्मारक है, ये उन्होंने कहा, यानी हमारा स्मारक। ऐसी मजाक उन्होंने उड़ाई, लेकिन वही मरेगा, वही नरेगा उनको काम में आया, वही महात्मा गांधी जो योजना है वो काम में आई, और वही जो कोविड में बहुत लोग काम जिनको नहीं मिल रहा था अपने गांव जाके वो काम कमाने लगे, थोड़ी सी उनकी राहत मिली, पेट भरा। लेकिन इस ऐसे स्कीम को भी वो आज ख़त्म कर रहे हैं और बजट भी ख़त्म कर रहे हैं। उसके अलावा अब उन्होंने जो पैसे 73,000 करोड़ दिए थे, अब 21-22 में 63,000 ना, अब तो 63,000 खत्म हो गया, उनके पास पैसे ही नहीं। एक तो मेन 1,11,000 करोड़ अलॉट किया था, लेकिन उसमें सिर्फ 73,000 उन्होंने बजट में रखा, और अब जो 73,000 में भी जो अलॉटमेंट उन्होंने स्टेट को किया उसमें से कम 63,000 करोड़ खर्च हो गया। और 21 स्टेट में आज फंड नहीं है, पैसा नहीं है, किन्हें पूछे? और बार बार वो यही कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं, और एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, पेट्रोल डीजल पे पैसा वो एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, वो कहाँ गया सब? एक तो डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे, दूसरे तरफ गरीबों को काम नहीं दे रहे, बजट घटाते जा रहे हैं। तो ये एक साजिश है गरीबों को कुचलना, उनको एक गुलामगिरी के अंदर लाने का उनका एक तरीका है। मैं तो ये कहूँगा, खासकर इसमें कौन काम करते हैं? SC ST के लोग काम करते हैं, और बहुत गरीब से गरीब आदमी किसी और कम्युनिटी का भी होगा वही काम करता है, खेत मजदूर काम करता है। तो इनको सब खत्म करके ये बड़े बड़े अदानी अंबानी ऐसे लोगों को किस ढंग से आगे लाना, और यहाँ का पैसा ले जाके बैंक को डालना, बैंक में से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे उठाना, और वो अपने बड़े इंडस्ट्रीज बनाकर, और कुछ हुआ तो NPA बोलते ना, तो हो गए तो भी चलेगा वो, फिर उसको कुछ ना कुछ करके उनको पैसे देंगे, या नहीं तो देश से भगा देंगे, उन पर कोई केस है। लेकिन यहाँ मजदूर तो मर रहा है। और चौथा ये है कि अब तक 11 नवंबर में सिर्फ 11 हाँ, करोड़ काम। नवंबर 2021 में सिर्फ 11.66 करोड़ मैंडेज, यानी ये वर्किंग डे कितने इतने, और ये कितने लोगों को काम मिला? हार्डली 50% लोगों को भी नहीं मिला। और इसमें से एक एक को अगर देखेंगे, किसी को 7 दिन 8 दिन 5 दिन ऐसा काम मिला, तो 100 दिन काम देने का ये तो गारंटी है, लेकिन 100 दिन चले गए, अब 5 दिन 6 दिन ऐसे काम मिल रहे हैं। और मेरे पास दूसरे आंकड़े भी हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं वो नहीं बताऊंगा, तो बाद में उसको आपको सर्कुलेट किया जाएगा। उसके बाद में और एक है 2020-21 में, और इसमें भी सिर्फ 26 दिन औसत काम दिया, हाँ, एवरेज उनको काम मिला मनरेगा में। तो ये देखिए, ये जो उनकी जो काम करने का तरीका है, गरीबों को देखने का तरीका है, ये इस ढंग से काम कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी जो कहते हैं या दिखाते हैं, भाइयों और बहनों कहते हैं लोगों को, लेकिन उन्होंने बहन को भी अपने साथ नहीं रखा, भाई को भी अपने साथ नहीं रखा, और देश के जनता को भी साथ नहीं रखा। इस स्थिति में हमको लाया है।
ये अच्छा नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि इस पेंडेमिक में, इस कोविड इसमें जो लोग बाहर गए थे वो फिर वापस देहात में आए हैं, उनकी काम की आवश्यकता है, वो काम देना चाहिए, हमारा ये डिमांड है। Thank you, sir. Dada, will you like to add something on Manrega? We are ready to take questions. First on Manrega, if you want to ask, and then on other subjects. ओके, थैंक यू। Okay. We'll go. जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा लगातार कहती आ रही है कि एक विपक्षी एकता होनी चाहिए टकराने के लिए मोदी सरकार से, और वहीं पर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, ऐसे नहीं चल पाता है, और यूपीए तो है ही नहीं। तो कहाँ गई विपक्षी एकता, और ममता बनर्जी लगातार हमलावर हो रही है आप लोगों पर, कहेंगे आप? आदरणीय साथी, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस प्रजातंत्र है, कांग्रेस सच्चाई है, कांग्रेस समरसता है, कांग्रेस भाईचारा है, कांग्रेस विविधता में एकता है। ये हम हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई अकेले नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और सोच से है। और वो लड़ाई संकल्पबद्ध तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस का हर नेता, खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब और करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जन बगैर किसी डर के, बगैर भय के, बगैर झुके, बगैर दबे लगातार बीजेपी आरएसएस से वो लड़ाई लड़ते आए हैं। और वो लड़ाई इस देश की विचारधारा की लड़ाई है, समरसता की लड़ाई है। ये बात सब विपक्षी दलों सहित देश के हर नागरिक को जानने, समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनमें से एक राजनीतिक दल और एक विशेष सम्मानित व्यक्ति की आपने भी चर्चा की, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु राजनीतिक अवसरवादिता और सच की इस लड़ाई में अंतर होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, याद करिए, आदरणीय ममता जी का हम सम्मान करते हैं, वो युवा कांग्रेस से निकली हैं, परंतु ये वही आदरणीय ममता जी हैं जिन्होंने 1999 में बीजेपी और एनडीए ज्वाइन कर ली थी और वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 तक, 1999 से 2001 तक वाजपेयी जी की सरकार में ममता जी और उनकी पार्टी हिस्सेदार रही, वहां मंत्री रही। 2001 में उन्होंने कहा अब मुझे एनडीए पसंद नहीं, भाजपा पसंद नहीं, और इस्तीफा दे दिया। और 2001 के आखिर में फिर कांग्रेस के साथ मिल गई और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2003 में फिर कांग्रेस नापसंद हो गई, 2003 में फिर बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी की सरकार में माइंस की मंत्री बन गई। वाजपेयी जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे भाजपा की सरकार के, और ये कहा बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाई। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं का बयान है जो आप लोगों ने दिखाया चलाया। और 2004 का चुनाव लोकसभा का फिर एनडीए और बीजेपी के साथ मिलकर ममता जी ने लड़ा। फिर 2008 में फिर एनडीए और बीजेपी नापसंद हो गई एक बार फिर, और फिर 2009 में वो कांग्रेस की सरकार में उसी यूपीए का हिस्सा बनकर मंत्री बन गई। 2012 में फिर यूपीए फिर नापसंद हो गई और यूपीए छोड़कर उससे इस्तीफा देकर अलग हो गई। राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतों और असूलों की लड़ाई में अंतर होता है मित्रों। 4-4 बार आप एनडीए में जाओ, 3-3 बार और 2-2, 3-3 बार आप कांग्रेस के साथ आओ और फिर हमें असूलों का पाठ पढ़ाओ, ये अनुचित है। इसके बारे में उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात, आदरणीय ममता जी तो यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने तो यूपीए से 2012 में इस्तीफा दे दिया, तो वो यूपीए के बारे में बयानबाजी क्यों कर रही हैं? उन्हें अपने अंदर झांककर आत्मसात होने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, कांग्रेस असूलों की लड़ाई लड़ रही, राहुल गांधी जी असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया,
राहुल गांधी जी कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा असूल के ऊपर टिकी रही। हम सत्ता में रहे, हम सत्ता से बाहर रहे। हम क्या क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? खड़गे साहब, अधीर रंजन जी क्या लड़ाई लड़ते हैं हर रोज? वो लड़ाई लड़ते हैं कि मोदी जी प्रजातंत्र को तिरस्कृत कर रहे हैं। वो आपको दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में नहीं बैठने देते और इस देश के प्रजातांत्रिक संस्थानों का हनन कर रहे हैं। वो चुनी हुई सरकार और विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। वो प्रजातंत्र की संस्थाओं को तिरस्कृत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वो संसद हो या अदालत, उनकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है विचारधारा की। पर माफ कीजिए, ममता जी को जरूर सोचना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर उनसे कहूंगा, मैं छोटा हूं, उनका सम्मान करता हूं। क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत जो एक समय में इंदिरा जी, राजीव जी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया? क्या वो उसी फांसीवादी विचारधारा और रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी? हम में से हर एक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा। और मैं याद दिलवाऊं, 20 अगस्त को उन्होंने ही कहा था खुद कि सब राजनीतिक दलों को इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। वो तब नहीं हो पाएगा जब आप भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। वो तब हो पाएगा जब हम एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। आप गोवा में 5 साल पहले चुनाव लड़ते हैं, 5 साल तक टीएमसी वहां जाती नहीं, 5 साल के बाद एक कंसल्टेंट के बैसाखियों के सहारे आप फिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी हारने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है। तो कांग्रेस जीत रही है, आपका नामो निशान नहीं है, वहां जाकर आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहे। आप अब उत्तराखंड जाकर भी आपको मालूम है कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, आप उत्तराखंड जाकर भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो आप मदद किसकी कर रहे हैं? आप मोदी जी के साथ हैं या आप उस विचारधारा के साथ हैं जो भारत की समरसता की विचारधारा है, जिसको हम प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए कांग्रेस का दिल बड़ा है, उदार है, और हम ये जानते हैं कि गिव और टेक और सेक्रीफाइस के माहौल में भी कहीं कहीं हम अपने हित छोड़कर भी दूसरे दलों को साथ लेकर चलेंगे। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चाहे अपशब्द भी इस्तेमाल करे, फिर भी हम प्रजातंत्र के हक में आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से एकजुट होकर लड़ने के लिए सब इकट्ठे हैं। परंतु राजनीतिक दलों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं वो मोदी जी के रास्ते पर तो नहीं चल रहे। कांग्रेस से लड़ना उनकी प्राथमिकता है या मोदी जी से लड़ना उनकी प्राथमिकता है? उनको ये भी अपने अंतर्मन में झांक कर देखने और सोचने की आवश्यकता है। अधीर जी, ममता बनर्जी says there's no UPA. Do you agree with her contention? And how do you take this forward when she accuses Rahul Gandhi of going abroad and not wanting to concentrate in India? Uma ji, if you have permission, then I'll just answer that. To answer this question, you have to first answer what is Congress Party. Congress Party is compassion. Congress Party espouses, represents democracy. Congress Party means carrying forward as one various differential thought processes. Congress Party is carrying forward different streams of thoughts and cultures that exist in this country together as a homogeneous unit. That is what Congress Party represents. That is what Rahul Gandhi, Sonia Gandhi ji represents. That's what Khadge Sahab, Adhir Ranjan Chaudhary ji represents. You cannot, by sheer political opportunism,
strengthen the very fascist forces that you are pretending to fight. Let me reiterate that sentence. You cannot, by sheer political opportunism, proceed to strengthen the very fascist forces represented by RSS and BJP that you are pretending to fight. Political opportunism may be good for some people or parties, but for us, Indianness and our country and our democracy and our brotherhood and our cohesion and our compassion are an article of faith on which Congress party has never compromised. Mamta ji has spoken different languages at different times. Mamta ji was part of BJP and NDA in 1999 when she became minister in the BJP government, the railways minister that she was. She continued as railway minister till 2001. In 2001, she said now she no longer likes NDA and BJP. She gave it up. Then in 2001 end, she said now I like the Congress party. So she fought the election along with the Congress party. Switched sides. In 2003, again Congress party became bad. And in 2003, then she proceeded to become mining minister in the BJP government, where she famously said, and I recollect, she said, BJP is our natural ally. She continued to, and she proceeded to fight 2004 parliament elections, general election, as an ally of the NDA and BJP. In 2006-07, then she again gave up NDA. And she then became part of UPA, and in 2009, she became a minister in the UPA government. In 2012, she again changed sides and gave up UPA and withdrew support. So, Mamta ji has switched over to NDA and BJP many times, called them their natural ally, and has fought with the Congress party many times. For her, it can be political expediency. It can be political opportunism, whatever you may choose to call it. But for us, fighting the RSS BJP line, which spreads hatred and division in this country, is an article of faith. And Rahul Gandhi, Sonia Gandhi ji, Congress party will never compromise on that. And why should she comment upon UPA? With due regards, I have great respect for her. She is formerly part of the same organization, the Indian Youth Congress that I come from. She has headed IYC, I have also headed IYC. We both have been presidents one after the other. She is not part of UPA. She left UPA in 2012. Why is she commenting upon UPA in 2021 after 9 years? What relevance does it have? And last but not the least, my friends, all that I want to say, you cannot strengthen the very fascist forces of BJP, RSS that you pretend to fight. Each one of us who stands for India must think on which side of the fence we are. You want to be on Modi ji's side, then be on Modi ji's side. You want to fight Modi ji, then Congress is the fulcrum around which that fight has to take place. You cannot necessarily weaken the epicenter of that fulcrum and then claim to fight the fascist forces. You cannot go to Goa after 5 years based on the crutches of a consultant and then fight the Congress party there instead of the BJP, for you know BJP is losing and Congress is coming back. You can't go to Uttarakhand suddenly out of the blue. You know Congress is defeating the BJP. You are going there to fight the Congress, not the BJP. So Mamta ji also has to decide on which side is she. Is she with Modi ji latently or patently, or is she with forces who want to fight the thought process espoused and represented by the BJP RSS? And that is the essence.
थैंक यू। Sir, it's not only Mamata Banerjee, but then also Sharad Pawar. एक सवाल है, joined कंसल्टेंट की आप बात कर रहे नहीं, हैं, कंसल्टेंट जो राय दे रहे हैं ममता बनर्जी को, कंसल्टेंट का भी आज ट्वीट आया है। कंसल्टेंट कह रहे हैं कि 10 साल से कांग्रेस 90% चुनाव हारी है, इसलिए उसको विपक्ष के डेमोक्रेटिक राय लेकर नेता चुनना चाहिए। आदरणीय साथी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर आपसे बड़ी विनम्रता से कहता हूं, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम कंसल्टेंट्स की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करते। Sir, it's not only Mamata Banerjee, but also Sharad Pawar, NCP Supremo, who joins with such kind of और lines खास and तौर say- से अगर वो मोदी जी के भी कंसल्टेंट रहे हों। ये पूरी बात एक साथ बोल दी सर। with such kind of lines, what Mamata Banerjee has said, NCP Supremo Sharad Pawar also joins the hand and goes ahead. And Sharad Pawar, NCP is part of UP. आदरणीय मित्र, काश आप नवाब मलिक जी की पत्रकार वार्ता सुन लेती, जो उन्होंने ममता जी की बैठक से शायद कुछ घंटे पहले की, एनसीपी के औपचारिक रिएक्शन को देते हुए। मैं आपका फिर ध्यान आकर्षित करूंगा, अगर आप सुनेंगी तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। उन्होंने साफ तौर से ये कहा, एनसीपी कांग्रेस के पार्टनर है और कांग्रेस के बगैर विपक्ष संभव नहीं। तो अब मैं क्यों और टिप्पणी करूं जब वो खुद ही ये कह रही हैं। रणदीप, आपने कि ममता बनर्जी बीजेपी की आफ्टर दिस गुलाम नबी बीजेपी की बी टीम हो गई है, जैसे जो आरोप आप ओवैसी साहब पे लगाते हैं, उसी तरह के आरोप आप तकरीबन अभी लगा। आदरणीय साथी, जो भी बात मुझे कहनी थी बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने कही, और हर व्यक्ति को, हम ममता जी का सम्मान करते हैं, मैं हर विपक्ष के नेता का, कांग्रेस की संस्कृति ये है, हम मोदी जी का भी सम्मान करते हैं, हम अमित शाह जी का भी सम्मान करते हैं। हमारा राजनीतिक विरोध है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ते हैं वो विचारधारा की लड़ाई है, वो व्यक्तियों से लड़ाई नहीं है। ममता जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो मोदी जी की विचारधारा के साथ खड़ी हैं या उस विचारधारा के साथ जो देश की विचारधारा है, समरसता की, भाईचारे की, प्रेम की, सहयोग की, विविधता में एकता की। और कांग्रेस ने हमेशा खुले मन से, कई बार वो एनडीए में गई, कई बार कांग्रेस में आई, फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, उसके बावजूद भी हमने बड़े खुले मन से उनका स्वागत किया है। राहुल गांधी जी का मन खुला है, सोनिया गांधी जी का मन खुला है, कांग्रेस का मन खुला है, परंतु हर व्यक्ति को और राजनीतिक दल को अपनी अंतरात्मा और अंतर्मन में झांक कर देखने की जरूरत जरूर है कि क्या आप फांसीवादी ताकतों के साथ खड़े हैं या आप फांसीवादी ताकतों से लड़ने का केवल स्वांग कर रहे हैं। बस इतना। गुलाम नबी रणदीप, जिस प्रशांत किशोर की सेवा कभी कांग्रेस ने भी ली, उनका ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है कोई दैवीय नहीं है, और जहां तक विपक्ष के नेतृत्व की बात है तो लोकतांत्रिक तरीके से तय होनी चाहिए। आपकी टिप्पणी। आदरणीय मित्र, हमने पहले भी कहा, मैं फिर बड़ी विनम्रता से कहता हूं, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम कंसल्टेंट्स की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करते, खास तौर से अगर उनकी कोई अपनी विचारधारा ना हो और वो मोदी जी के भी कंसल्टेंट रहे। सर, मेरा एक सवाल है कि ममता जी आज कांग्रेस के रीजनल पार्टियों जो गठबंधन थे पहले, उन्हीं पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई हैं। कांग्रेस के कुछ छोटे बड़े नेताओं को भी अपने साथ लाने की कोशिश की है। तो क्या कांग्रेस को ममता बनर्जी से खतरा हो रहा है, और यदि है तो इसका हल कैसे? कांग्रेस को किसी से खतरा नहीं है मित्र, देश को मोदी जी की विचारधारा से खतरा है, इस देश के युवाओं को बेरोजगारी से खतरा है, इस देश के किसान को जो संसद में सरकार बैठी है उससे खतरा है, इस देश की महिला को गैस की सिलेंडर की कीमत से खतरा है, आपको और मुझे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से खतरा है, इस देश की अर्थव्यवस्था को संसद में बैठे अनाड़ियों से खतरा है जो सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं। तो इस देश के प्रजातांत्रिक संस्थानों को उन हुक्मरानों से खतरा है जो तानाशाह हैं, और उस खतरे से लड़ने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे हमारे मित्र दल वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फांसीवादी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं या वो देश के लिए लड़ रहे हैं, ये उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। गुलाम नबी आजाद says that he doesn't see the Congress getting 300 seats.
and that is why he cannot, replace what has happened in Kashmir. I will not like to comment upon it because there is a particular context in which he made the statement. I don't think so it should be read out of context. Sir, TMC has once again reiterated the point on UPA. They are saying that what Mamata Banerjee has said is true because UPA was formed to form a government, and now that the government has not formed, all the parties are, not together, and that's why she's right in that context. Why should TMC comment upon an alliance that they are not part of? That's the simple answer. अधीर जी आपसे एक सवाल है। और हो गया। नहीं आप Thank you, sir. आज अधीर दादा को छोड़ दें।